तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। विकास का जो क्रम का ऑप्शन है दोस्तों, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ये सब कहाँ से है? ये सब जीन पियाजे की थ्योरी ही उठा के दे दिया गया है। यहाँ पे डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बताया है कि जीन पियाजे की थ्योरी में उन्होंने किस किस अवस्थाओं का जिक्र किया है। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पियाजे जी ने 4 प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र किया है। पहला क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा क्या है? औपचारिक अवस्था। तो उन्होंने जो एज दिया है 0 to 2 इनका पहला है, 2 से 7 दूसरा स्टेज है, 7 से 11 तीसरा स्टेज है और 11 to 15 चौथा है। मतलब 0 to 2 संवेदी प्रेरक है, ठीक है। 2 to 7 पूर्व संक्रियात्मक है, ये मूर्त है और ये औपचारिक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है 3 ही ऑप्शन है, मतलब ये 1 2 3 ऑप्शन दिया है, ये वाला नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, हम ये वाला स्किप करके ही बाकी का ऑप्शन देखेंगे। 0 to 2 यानी कि संवेदी, मूर्त और औपचारिक। औपचारिक को ही हम लोग अमूर्त कहते हैं। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं कि जो क्रम है, विकास का क्रम कौन सा सही क्रम है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी का ऑप्शन भी हम रीड करेंगे कि क्या लिखा है। ये अमूर्त है। अब पहले बच्चा पहले ही, अब यहाँ पे एक चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं। सांवेदिक क्या होता है? सांवेदिक में बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू ज्ञान का अर्जन करते हैं। सेंसेस ज्ञानेंद्रिया, जैसे कि किसी, अब जैसे 0 से 2 साल का बच्चा इस अवस्था में आता है, तो आपने देखा होगा 2 साल का बच्चा क्या करता है? कुछ भी उसके सामने हो वो सबसे पहले उसे पकड़ लेता है। अगर उसके सामने एक सांप भी आ जाए ना, तो वो नहीं जानता है कि वो उसे काटेगा या क्या करेगा, उसे वो छूना चाहता है, उसे वो पकड़ने के लिए जाता है। तो वो कुछ भी आसपास की चीज़ों को पकड़ के, टच करके ही अपने ज्ञान का विकास करता है। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि गरम, ठंडा, सॉफ्ट, हार्ड, इन सब चीज़ों का वो छू के ही, पकड़ के ही अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो ये होता है सांवेदिक। मूर्त क्या होता है? मूर्त वो होता है कि जो चीज़ें बच्चे के सामने हो, जिसे वो देख पाता है, जिसे वो छू पाता है, सिर्फ उसी के बारे में बच्चा बात कर पाएगा। जैसे कि ये एक मार्कर है, तो मार्कर उसे दिख रहा है, उसे वो छू पा रहा है, तो इसके बारे में वो बात कर सकता है कि हाँ ये मार्कर है, इससे लिखा जा सकता है, इसका ये क्या कलर है। ठीक है। जो चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती है, जो कल्पना में है, जो सोच में है, उसके बारे में वो बात नहीं कर पाता है। ठीक है। अमूर्त क्या होता है? अमूर्त में वे बातें आती हैं कि अब बच्चा के सामने वो चीज़ ना भी रहे, जिसे वो ना भी दिख रहा हो, तो भी उसके बारे में वो चिंता कर सकता है, वो चिंतनशील कर सकता है। लाइक जैसे कि फ्यूचर में अगर उसके पेरेंट्स बता दें, पूछ दें कि हाँ तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में वो सोच सकता है कि मैं बड़ा होके या तो टीचर बन सकता हूँ, या क्या डॉक्टर बनना है, क्या मुझे बनना है। वो तो उसे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सोच सकता है इसके बारे में। तो इसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन। ठीक है। तो पहले तो बच्चा सांवेदिक ही रहेगा, उसके बाद मूर्त होगा, उसके बाद ही अमूर्त होता है। तो हमारा क्रम यही सही है। पहले ये अमूर्त तो बिल्कुल पहले नहीं होगा। यहाँ पे मूर्त है, सांवेदिक लास्ट में है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ भी पहले अमूर्त है, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहला आया है प्रगतिशील कक्षा। इस टॉपिक में भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रगतिशील कक्षा क्या होता है। तो प्रगतिशील कक्षा क्या होता है? एक वैसी कक्षा जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाया जाता है। मतलब कि बच्चे एक्टिव होते हैं कक्षा में। ऐसा नहीं कि टीचर आया, बुक इज़ नॉलेज दे दिया, किताब पढ़ दिया और निकल लिया, ऐसा नहीं होता है। बच्चे एक्टिव होते हैं, मतलब कि बच्चों को
प्रयोग करके सिखाया जाता है, करके सिखाया जाता है। जैसे कि अगर बच्चों को एप्पल के बारे में बताया जा रहा है तो उसे रियल में एक एप्पल दिखाया जाता है, टच कराया जाता है, ताकि बच्चे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एप्पल कैसा होता है। अगर बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में बताया जाता है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक में बता दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, उसे एक बगीचे में लेके जाया जाता है कि देखो बच्चों ऐसा होता है पेड़। वही होता है प्रगतिशील शिक्षा। एक्टिविटी खूब कराया जाता है बच्चों के साथ, बच्चों का हित में जो भी काम हो वैसा उस कक्षा में करवाया जाता है, तो वही होता है एक प्रगतिशील कक्षा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाए। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से या हर बच्चा एक दूसरे बच्चा से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, उसे कोई भी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, किसी बच्चे को देर से समझ में आती है। व्यक्तिगत भिन्नता ना सिर्फ रूप रंग में होता है बल्कि उसकी क्षमताओं में हो सकता है, उसकी एबिलिटी में हो सकता है, उसके इंटरेस्ट में हो सकता है। तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है, वही होता है व्यक्तिगत भिन्नता। किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, किसी को खेलकूद में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को डांसिंग में होता है, लेकिन हर बच्चे में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती ही होती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शन। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, मतलब ये बोल रहा है कि पढ़ाई का जो प्रोसेस है उसमें बाधा होगा, बिल्कुल भी बाधा नहीं होगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, अध्यापक को सफलता नहीं मिलेगी बल्कि अध्यापक को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज को बढ़ाने में, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में, कि भाई जितने भी तरह के बच्चे हैं अगर एबिलिटी अलग अलग है तो मैं अपना किस तरह का टीचिंग करूं, उसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटी डालूं। जो भी बच्चे अलग अलग एबिलिटी वाले हैं, अलग अलग इंटरेस्ट वाले हैं, उन सबको बराबर अवसर प्रदान करना है, उन सबको बराबर कैसे नॉलेज देना है, किस तरह का उनको ज्ञान अर्जित करवाना है, इस तरह का उन्हें टीचर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो असफलता ना होके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर होती तो बात बन जाती। नंबर 3 में क्या है? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। देखो दोस्तों, जब भी कभी ऑप्शन में आपको मिल जाए समूह या अलगाव, कुछ इस टाइप का, तो हमेशा सोचना कि वो एक नेगेटिव आंसर है, वो पॉजिटिव आंसर बिल्कुल भी नहीं है। योग्यता आदि सब मतलब कि अगर तुम एक तरफ के हो तुम अलग हो जाओ, तुम इस तरफ के हो तुम अलग हो जाए। समूह बनाना मतलब क्या? अलग करना। तो बिल्कुल भी वैसा ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। हाँ, ये सही लग रहा है, ये अच्छा ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या कहता है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस है, लर्निंग टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कौन? व्यक्तिगत भिन्नता। मैंने अभी भी कहा कि एक टीचर जब टीचिंग करता है तो एक लेसन प्लान बनाता है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से ज्ञान उन्हें देना है, किस बच्चे में क्या कमियां हैं उसे पहचानना है, उन कमियों को किस तरह से दूर करना है। तो व्यक्तिगत भिन्नता एक टीचर को वो योजना बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि वो उस योजना में काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी रखता है, काफ़ी सारा कंटेंट रखता है। तभी तो जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ बच्चा उसे कर लेता है, उसमें वो अपने ज्ञान को और ज़्यादा बेहतर तरीके से विकास कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा में किस पे जोर होना चाहिए? समावेशी कक्षा भी मैं बता चुकी हूँ दोस्तों, इसीलिए मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो ताकि आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं जो भी मेरे पहले की वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, समावेशी कक्षा क्या होता है? समावेशी कक्षा वैसी कक्षा होती है जिस कक्षा में बिना भेदभाव के सारे बच्चों को, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी खानदान का हो, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कैसा भी हो, चाहे वो दिव्यांग हो, कुछ भी हो, सबको एक समान एक ही क्लास में शिक्षा देना, वही होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो किस पे जोर देना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं।
प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्य। प्रदर्शन मतलब कि दिखावा, मतलब कि कौन फर्स्ट आ रहा कौन सेकंड आ रहा। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग एक टीचर का जो रियल टीचिंग है वो प्रदर्शन या रैंकिंग पे डिपेंड नहीं करता है। बच्चों को कभी भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नंबर 2 क्या है? अविभेदी या समरूपी निर्देश। समरूपी निर्देश या अविभेदी मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। निर्देश मतलब कि एक फिक्स निर्देश। अभी मैंने बताया कि बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उसमें। अगर अब हमें एक ही टाइप का निर्देश दें कि तुम ऐसे ही पढ़ना है तुम्हें, तो क्या सब बच्चों को समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। किसी बच्चे को थोड़ी सी हिंट्स दे दो तो उसे समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को थोड़ा लेट में समझ में आता है, उसे डिटेल में समझाना आता है। तो हमें कभी भी एक जैसा निर्देश नहीं देना चाहिए। अरे भाई, बच्चा अगर इस तरीके से ना समझे तो दूसरे तरीके से समझा दो, है ना। अगर बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे सुना दो। अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है उससे तुम सुन लो। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? बस बच्चे के अंदर ज्ञान डालना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अलग अलग टेक्निक हो, अलग अलग तरीका होना चाहिए हमें बच्चों को ज्ञान देने का। एक तरीका हम कभी भी फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। सिंपल। नेक्स्ट है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। फिर से वही बात है, ये अलगाव। जब भी ऑप्शन में अलगाव है तो ये समझना कि नेगेटिव आंसर है। सामाजिक पहचान मतलब वही बात हो जाती है, कौन सा अपर क्लास का है, कौन सा लोअर क्लास का है, कौन सा गरीब है, कौन सा अमीर है। तो इसके आधार पर अगर हम अलग अलग बच्चों को कर दें तो इससे खराब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो भी हम पे भेद नहीं करती है। बारिश अमीर के घर पे भी बरसती है, गरीब के घर बरसती है। सूरज का धूप एक अमीर के बच्चे को भी सूरज का धूप लगता है, गरीब के पास भी जाता है। तो जब वो भेद नहीं करती है तो हम और आप कौन होते हैं? भेद करने वाले या अलगाव करने वाले। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। नेक्स्ट है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ये है हमारा राइट आंसर। अभी मैंने कहा कि जो बच्चे में एबिलिटी है, हर बच्चे में अलग अलग एबिलिटी है, तो उस एबिलिटी को, उसके और योग्यता को निखार आए, उसमें और निखार आए, उसके अंदर का ज्ञान को और ज़्यादा उसमें ज्ञान का विकास हो, ऐसा करने के लिए हमें काफ़ी सारा अवसर देना चाहिए बच्चों को। तो जब भी अवसर वाली बात हो जाती है ना, तो ये पॉजिटिव आंसर हो जाता है। बच्चे के ज्ञान को और अधिक विकास करने के लिए क्या किया? उसमें तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट देखना होगा कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में बच्चे को आगे बढ़ाना का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है सर, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो बीच बीच में लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मेरे अब तक के क्वेश्चन में, मतलब कि 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चन में ये एक नया टॉपिक आया है जिसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम क्या है कि वो सबसे पहले 1995 में लागू हुआ था। उस समय 7 प्रकार की डिसेबिलिटी को पहचाना गया था, मतलब कि कानून में शामिल किया गया था 7th प्रकार की डिसेबिलिटी को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 2016 में उसके बाद 21, पहले 1995 में 7 तरह का डिसेबिलिटी को पहचाना गया। उसके बाद 2016 में ये बढ़ के 21 हो गया, मतलब कि इसमें 14 और नए प्रकार के डिसेबिलिटी को ऐड किया गया। ठीक है, और ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 15 जून 2017 को। ठीक है, ये सब बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कब बना था, तो 1995 में। पहली बार जब बना था तो कितने तरह की डिसेबिलिटी को देखा गया था, तो 7 प्रकार के। उसके बाद 2016 में कितनी तरह के डिसेबिलिटी को माना गया, तो 21। ठीक है, ये बना क्यों था?
ये बना था ताकि गवर्नमेंट चाहती थी और यूएन चाहती थी कि जो दिव्यांग लोग हैं वे भी अपने लाइफ को आराम से, जैसे कि एक आम लोग गुजारते हैं, उन्हें भी वे सारे अधिकार दिए जाएं ताकि वे भी अपनी जीवन की परेशानियों को थोड़ा कम करके अपने जीवन को आराम से गुजार सके, उन्हें भी वो सारे अधिकार प्राप्त हो। बल्कि सारे क्या, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अधिकार भी दिए गए जिससे कि उनकी कठिनाइयाँ थोड़ी कम हो जाए। तो क्या क्या अधिकार दिया गया था? दिव्यांग लोगों को क्या किया गया था कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों तक जो कि दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एडुकेशन कर दिया गया, मतलब कि फ्री एडुकेशन कर दिया गया, उनसे एक पैसा भी नहीं लिया गया। ठीक है, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट जॉब में पहले ये रिजर्वेशन 3% तक था, अभी 4% बढ़ के 4% कर दी गई। गवर्नमेंट जॉब में दिव्यांग लोगों को 4% तक का रिजर्वेशन कोटा है। ठीक है, उसके बाद जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सब जगहों को क्या किया गया कि डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाया गया। मतलब कि इन सब जगहों में भी ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई जिससे कि जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें भी आने जाने में कोई परेशानी ना हो। जैसे कि जिन्हें अगर पैरों में कठिनाई है, वो चल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर, स्ट्रेचर, इन सब का फैसिलिटी हर जगह, जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस है, हर जगह किया गया। और अगर कोई संस्था या कोई इंस्टीट्यूट उनके अधिकार का हनन करता है, मतलब कि उनके अधिकार को उन्हें नहीं देता है, इन सब बातों को नहीं मानता है, तो इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। इसमें 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है, या आपको जेल हो सकती है, या फिर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट था जो कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम में आता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऐसा कोई साल का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक पे, कोई भी टीचिंग ऐसा एग्ज़ाम नहीं जो इस टॉपिक से कम 4-5 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि किस शब्दावली का प्रयोग, कौन सा वर्ड दिव्यांग लोगों के लिए, कौन सा वर्ड हम यूज़ करें जो कि एकदम परफेक्ट हो। पहला क्या है? मंदित छात्र। मंदित छात्र मतलब कि एकदम डल छात्र, डल स्टूडेंट, मतलब कि वो ऑलराउंडर डल हो। तो दिव्यांग लोग ऑलराउंड डल नहीं हो सकते हैं। उनके शरीर का कोई एक पार्ट डिसेबल होता है, वो उनका पूरा का पूरा ने खराब नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही बेकार सा वर्ड हो गया। ठीक है, विकलांग छात्र, उन्हें विकलांग छात्र से भी हम नहीं संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको हमें क्या है, एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन, सबको एक रिस्पेक्ट देनी है, हमको सबको समान आदर देना है, सबको एक रिस्पेक्टफुल वर्ड से उन्हें कॉल करना है। जैसे कि किसी को अगर एक आदमी है जिसे चलने में कठिनाई हो रही है, तो अगर उसे लंगड़ा बोल दिया जाए तो एक खराब बात है। लंगड़ा बोलना, एक जो अनपढ़ लोग होते हैं वो एक लंगड़ा बोल सकते हैं, लेकिन जो एक पढ़े लिखे जो शिक्षित वर्ग के होंगे उन्हें लंगड़ा नहीं कह के उन्हें बोल सकते हैं कि उनके पैरों में कठिनाइयाँ हैं, उनके पैरों में डिसेबिलिटी है। ये एक सम्मानजनक वर्ड हुआ। ठीक है, तो विकलांग छात्र नहीं कहेंगे। ठीक है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यही है राइट ऑप्शन और यही है आदरपूर्वक शब्द। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त शब्द है क्योंकि नंबर 4 में है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। अब अशक्त, पूरा शरीर अशक्त थोड़ी ना है, पूरा शरीर अशक्त नहीं है। मैंने अभी कहा कि शरीर का कोई एक पार्ट में प्रॉब्लम है तो उससे पूरा शरीर थोड़ी खराब कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो राइट आंसर है वो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता के नाम से अगर बुलाएंगे उन्हें, तो वही हो जाएगा हमारा सबसे ज़्यादा उपयुक्त वर्ड। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, सी-टेट में ये नहीं वाले वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट का सिर्फ ये नहीं वर्ड नहीं ध्यान नहीं देते हैं और आंसर रॉन्ग करके चले आते हैं। तो ये नहीं वर्ड पे अच्छे से ध्यान देना है, उसके बाद हम ऑप्शन को पढ़ना है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये अधिगम कठिनाई क्या होती है?
अधिगम कठिनाई जैसे किसी को पढ़ने में कठिनाई होती है, रीडिंग में कठिनाई होती है, किसी को देखने में कठिनाई होती है, किसी को गणित में कैलकुलेशन में कठिनाई होती है, जिसे डिस्ग्रेशिया बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो अधिगम कठिनाई मतलब कि उसे सीखने में, पढ़ने में किसी भी तरह की कठिनाई होती है तो उसे अधिगम कठिनाई कहते हैं। किसी को सुनाई कम देता है, किसी को दिखाई कम देता है, ठीक है, तो वही हो गया अधिगम कठिनाई। तो वैसा छात्र जो इन सब कठिनाइयों से जूझ रहा है तो उसको पहचानने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, भाई ये तो अच्छी बात है कि जिसको मान लीजिए कि जिसको दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से तो उसे सुना के उसे ज्ञान दिया जा सकता है, जिसे कम सुनाई दे रहा है उसे दिखा के ज्ञान दिया जा सकता है। ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल तो हम करना अच्छी बात होती है, ताकि जिसे अच्छे से स्टूडेंट को अगर अपनी डिसेबिलिटी से बाहर आके वो ज्ञान का अर्जन कर सके। तो ये तो अच्छी बात है, तो ये ऑप्शन का नहीं हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं पूछा है, ठीक है। सेकंड नंबर है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। ये भी एक अच्छा वर्ड है। संरचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव, मतलब रचना करके, प्रयोग करके। मैंने अभी भी बताया कि स्टूडेंट को जो एक प्रगतिशील कक्षा क्या होता है कि वहाँ पे हम रचना करते हैं, प्रयोग करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, तो उससे बच्चे जल्दी ज्ञान हासिल करते हैं। तो संरचनात्मक तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है तो यहाँ पे तो हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि हमें पूछना है छात्र, ये सब तो टीचर को करना चाहिए लेकिन हमें पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी अभी डिस्कस किए हमने कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अकॉर्डिंग उनको ज्ञान देने के लिए, उनको टीचिंग करने के लिए हमें अपने प्लान को, लेसन प्लान को अलग अलग उनके अनुसार ही अपने योजना को बनाना है। तो शैक्षिक योजना तो बनाएगा टीचर, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, जो बच गया वही ऑप्शन होगा। फिर भी पढ़ते क्या है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना। जटिल ये बहुत ही खराब वर्ड है दोस्तों। जटिल संरचना मतलब कि रिजिड, अभी रिजिड संरचना हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग उपाय करना पड़ेगा, अलग अलग उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, अलग अलग उनसे एक्टिविटीज़ करानी, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग उन्हें एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। तो जटिल मतलब कि रिजिड, मतलब कि एक ही संरचना से सबको, एक ही डंडा से सबको हाँक दो, मील का पत्थर नहीं बनना है हमें यहाँ पे, ठीक है। लचीलापन होना चाहिए, जटिल ना हो के लचीलापन होना चाहिए। तो यही शिक्षा शास्त्र और आकलन मैंने बता चुका है कि आकलन क्या होता है, जो एक स्टूडेंट का पूरे साल का स्टूडेंट ने क्या ज्ञान हासिल किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, कहाँ पे उसे कठिनाई, उस कठिनाई को पहचानना, पहचान के उसके फीडबैक देना बिना कोई नंबर और ग्रेड के, वो होता है आकलन। तो उनके लिए जटिल संरचना का प्रयोग टीचर को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक ज़रूर करना। कुछ भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करना, और हाँ कैसा सेशन लगा ये ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।